वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख विभक्ति परिचय लेकर उपस्थित हुई हूँ। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। किसके संपादन में? तो क्रिया के संपादन में। कह रहा है किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में जो सहायक होता है उसे वाक्य कहते हैं। संस्कृत में इसे विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। कह रहा है कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। यदि पूछे कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है तब तो क्या हो जाएगा? 8 है। किंतु कह रहा है किंतु संस्कृत में 6 कारक ही मान्य है। संस्कृत साहित्य में कितने कारकों की संख्या है? तो 6 कारक है। कितने कारक हो जाते हैं? 6। अब कौन कौन से कारक नहीं है ये भी प्रश्न बन जाता है। कौन कौन से कारक नहीं है? संबंध एवं संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण इन्हें कारक नहीं माना जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या बनते हैं। संस्कृत साहित्य में अथवा संस्कृत में कुल कारकों की संख्या कितनी है? कुल कारक भी पूछे तभी भी आपका उत्तर क्या रहेगा? 6 है। कितने कारक हैं? 6। यदि पूछे प्रश्न कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुल कारकों की संख्या कितनी है तभी भी हिंदी में 8 ही होगा। किंतु संस्कृत में कुल पूछे या महत्वपूर्ण पूछे तभी भी संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6। प्रश्न ये बनता है कि किन किन अथवा कौन कौन से कारक संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं लिए जाते। तो संबंध एवं संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण इसे कारक की श्रेणी में नहीं माना जाता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ कह रहा है कि पहला कारक आपके सम्मुख है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति नियम क्या है सब कुछ जाना जाएगा। कह रहा है द्वितीय विभक्ति सूत्र है अभितः परितः अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है। इन शब्दों के योग में क्या होता है? हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है। अब इसके अर्थ को भी क्लियर कर दे रहे। अभितः का क्या अर्थ होता है? अभितः का अर्थ होता है चारों ओर। अभितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। ऐसे ही परितः, परितः का अर्थ होता है सब ओर। परितः मतलब क्या होता है? सब ओर। समया, समया का अर्थ होता है समीप अथवा पास। निक्सा, निक्सा का अर्थ होता है निकट। और हाँ का अर्थ होता है शोक। प्रति, प्रति का अर्थ होता और। इन शब्दों की योग में सदैव क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? तो सूत्र भी आपको याद करना पड़ेगा। अभितः परितः समया निक्सा हाँ प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हाँ प्रतियोगे अपि यह किस विभक्ति का सूत्र है? तो ये द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। अब वाक्य कैसे बनता है और वाक्य में कैसे पूछ लेता है इसको भी हम यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। आपके सम्मुख पहला उदाहरण है ग्रामम अभितः, अभितः वृक्षा सन्ति। अभितः का अर्थ क्या होता है अभी हम बताएं? चारों ओर। अभितः का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। तो ग्रामम, ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कैसे? जैसे राम, रामम, रामेण, रामाय। तो रामम में हमेशा क्या है? द्वितीय विभक्ति। अभितः जो शब्द है वह द्वितीय का विधायक सूत्र के अंतर्गत आता है। वृक्षा का अर्थ होता है वृक्ष सन्ति मतलब है। तो गांव के चारों ओर वृक्ष है। अभितः आप कैसे इसको समझेंगे कि द्वितीय विभक्ति है? यहाँ द्वितीय विभक्ति अभितः का प्रयोग हो गया है। अभितः का प्रयोग हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रिक है, इसे
ये ट्रिक है, इसे यह मैं स्पष्ट कर रही हूँ। अभिता सूत्र में भी आपने पढ़ा है, अभिता परिता शमया निक्सा प्रतियोगी अपि। तो अभिता ये ट्रिक है पहचानने का। अभिता में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो ये संपूर्ण वाक्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जी हाँ, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। स्पष्ट हुआ? और यदि पूछे कि इस वाक्य में किस शब्द में द्वितीय विभक्ति? ग्रामम में है, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। और विधायक सूत्र कौन सा है? विधायक अभिता तो है विधायक सूत्र। स्पष्ट हो गया? ऐसे ही अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे कि गृहम परितः उद्यानम अस्ति। गृहम परितः उद्यानम अस्ति। अब परितः का क्या अर्थ होता है? परितः का अर्थ होता है सब ओर, सब ओर। अभी ऊपर बताया भी गया था। गृहम में कौन सी विभक्ति? अगर वाक्य दे दे और पूछते गृहम में विभक्ति है तो कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। अब क्लियर हो गया होगा? पुनः मैं एक बार समझा दे रही हूं। परितः द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र के अंतर्गत आता है। और गृहम यहाँ विसर्ग है। गृहम जो यहाँ गृहम है, इस गृहम में विसर्ग नहीं अनुस्वार है। अनुस्वार होने के कारण कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जी हाँ, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो स्पष्ट हो गया होगा कैसे पकड़ेंगे द्वितीय विभक्ति है। गृहम में द्वितीय विभक्ति और परितः द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र के अंतर्गत आता है। अब क्लियर हो गया? यानी घर के सब ओर उद्यान का अर्थ होता है बगीचा है। तीसरा विद्यालयम समय नदी अस्ति। विद्यालयम होगा, यहाँ अनुस्वार होना चाहिए। विद्यालय में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। असमय यानी समीप, द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र है, यानी विद्यालय के समीप नदी है। ऐसे ही नगरम निक्सा गंगा अस्ति। नगरम निक्सा गंगा अस्ति। निक्सा का अर्थ होता है निकट। नगरम में कौन सी विभक्ति है? यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है। और निक्सा इसका विधायक सूत्र है किसका? द्वितीय विभक्ति का। अतः यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है। पहचाने का ट्रिक है। हाँ का ये ध्यान दीजिएगा। हाँ कृष्णा भक्तम, ये पूछा भी है। हाँ कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। तो हाँ का जो अर्थ है वो किसके अर्थ में प्रयोग होता है? शोक। किसके अर्थ में प्रयोग होता है? शोक के अर्थ में। अर्थात कृष्णा अभक्तम, यानी कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। हाँ का प्रयोग द्वितीय विभक्ति के विधायक सूत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति होगा। स्पष्ट हो गया? ऐसे ही प्रति का प्रयोग कैसे होता है ये भी स्पष्ट करें। सीता रामम प्रति अपश्यत। प्रति का प्रयोग द्वितीय विभक्ति के विधायक सूत्र के अंतर्गत आता है। और रामम शब्द रामः रामम रामेण रामाय। तो रामम शब्द किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। अप्रति द्वितीय विभक्ति के विधायक सूत्र के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ इस वाक्य में भी द्वितीय विभक्ति है। क्लियर हो गया? आपको ये क्लियर हो गया होगा, कहीं डाउट्स नहीं रहा होगा। अगला हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, हर साल यहाँ से प्रश्न बन रहा है तृतीय विभक्ति से, प्रत्येक वर्ष बन रहा है। सूत्र है एनांग विकारा। सूत्र क्या है? एनांग विकारा। शरीर के जिस अंग में विकार अर्थात दोष होने से पूरा शरीर दोषपूर्ण हो जाता है, उस अंग विशेष में तृतीय विभक्ति होती है। एनांग विकारा, एनांग यानी जिस अंग में विकार हो अथवा दोष हो। सूत्र का ही अर्थ होता है किसी भी अंग में विकार अथवा दोष का हो जाना। तो शरीर की जिस अंग में विकार अथवा दोष होने से पूरा शरीर
पूरा शरीर दोषपूर्ण हो जाता है, उस अंग विशेष में तृतीया विभक्ति होता है। कौन सी विभक्ति होता है? तृतीया विभक्ति होता है। किस में? उस अंग विशेष में। क्लियर हो गया? अब हम इसके एग्जाम्पल में चले। जैसे कि सह काडेन वधिरा अस्ति, करा है सह काडेन वधिरा अस्ति। सह मतलब होता है वह, काडेन मतलब कान से, वधिरा मतलब बहरा, अस्ति मतलब है। तो काडेन शब्द में तृतीया विभक्ति है। काडेन क्योंकि विकार कान से ही हो रहा है, बहरा कान से ही हो रहा है, तो काडेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। अब देखिए कैसे पहचानेंगे। अब इसका अर्थ हो गया कान से बहरा। कर्ता ने कर्म को करण से आया है, करण से आया है, तो से का प्रयोग होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जी हाँ, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। स्पष्ट हो गया होगा? अब दिक्कत नहीं रहा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि रामा पादेन खंजना अस्ति, रामः पादेन खंजना अस्ति। राम पैर से, किससे? पैर से, पादेन खंजः अस्ति, तो राम पैर से लंगड़ा है। से का प्रयोग तृतीया विभक्ति में होता है, तो अब पादेन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पादेन में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि एनांग विकार सूत्र के अनुसार जिस शरीर में या पूरे शरीर में जो दोषपूर्ण हो या अंग में विकार हो, वहां तृतीया विभक्ति के नियम लागू होते हैं। और सूत्र क्या हमारा? एनांग विकार। सूत्र क्या है? एनांग। बहुत आराम से चलेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए ये टॉपिक। एनांग विकार, एनांग विकार। स्पष्ट हो गया होगा? एनांग विकार। तो रामा पादेन खंजना अस्ति, राम पैर से लंगड़ा है। जब राम पैर से लंगड़ा है, विकार है, तो यहाँ भी तृतीया विभक्ति होगी। और सूत्र क्या है? एनांग विकारा। कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जो एग्जाम में बने, उन्हीं को उठाया गया है, उन्हीं को लिया गया है। बिच्छुका अछड़ा काढ़ा अस्ति, बिच्छुक आंख से काना है। अछड़ा, अछड़ा में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। चूंकि बिच्छुक आंख से काना है, यहाँ भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगा। सूत्र हो जाएगा एनांग विकारा। जैसे सुरेश सिरसा खलटवा अस्ति, सुरेश सिर से गंजा है। खलटवा, खलटवा का क्या अर्थ होता है? गंजा। सिर से खलटवा, सिर से गंजा है। यहाँ भी तृतीया विभक्ति एनांग विकारा हो जाएगा। स प्रकृत्या सज्जना अस्ति, प्रकृति यानी स्वभाव से, प्रकृत्या इसमें तृतीया विभक्ति हो जा रही है, यानी स्वभाव से सज्जन है। ऐसे ही करा मंथरा कंट्या पृष्ठेन कुब्जा आसीत, मंथरा कष्टया यानी कमर, कष्टया मतलब क्या होता है? कटिया, कटिया मतलब होता है कमर, पृष्ठेन यानी पीठ से कुबड़ी थी। इसमें भी एनांग विकार से तृतीया विभक्ति है। स्पष्ट हो गया होगा? संयुक्त प्रधान, इसके आगे भी आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये भी प्रश्न बना है बार बार। सूत्र है संयुक्ते अप्रधाने, संयुक्ते अप्रधाने। अब इसका परिभाषा देख लें। साथ, साथ अर्थ रखने वाले, साथ अर्थ रखने वाले, सह, साकम, साधर्म, समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। किन किन में? साथ अर्थ रखने वाले, सह, साकाम, साकम, साधर्म और समम शब्द में सदैव तृतीया विभक्ति होती है। इन शब्दों में भी क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। ये भी तृतीया विभक्ति के विधायक सूत्र हैं। जैसे एनांग विकार शरीर में विकार उत्पन्न करने के लिए तृतीया विभक्ति का नियम लागू करता है, वैसे ही संयुक्त प्रधाने, जो संयुक्त प्रधान सूत्र है, ये भी किन किन शब्दों में? सह, साकम, साधर्म और समम शब्द में, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होता है। जैसे कि रामा लक्ष्मणेन, लक्ष्मणेन सह वनम गच्छत, पकड़ेंगे कैसे? सह का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? सह का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मणेन में भी, लक्ष्मणेन शब्द में भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। जैसे कि लक्ष्मणेन, ऐसे ही रामः, रामम
रामेण, रामेण में भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति हो जाए। जी नहीं, राम नहीं, ये तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, राम। रामेण शब्द अगर रहता है लक्ष्मण रामेण, तब यहाँ रामेण शब्द उपयुक्त हो जाता। सह वनम, वनम अगच्छत, राम लक्ष्मण के साथ वन गए। तो लक्ष्मणेन शब्द में या अथवा इसके अलावा कोई अन्य शब्द रहता, सुरेशेन होता, भक्तेन होता अथवा दुष्टेन होता, तो यहाँ अड़ेन का प्रयोग हो जाता, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता, तो शब्द भी उसी के अनुरूप बनता। जैसे फलेन हो जाता, रामेण हो जाता, लक्ष्मणेन हो जाता। तो यहाँ भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। और प्रयोग सह के अर्थ में ऊपर बताया भी गया है कि सह, साकम, साधर्म और समम शब्द में, इन शब्दों की योग में सदैव क्या होता है? तृतीया विभक्ति होता है। ये पहचानने का ट्रिक है। आप कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा सूत्र है तृतीया का? तो तृतीया के दो सूत्र बताए गए हैं। पहला है एनांग विकारा और दूसरा सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने स्पष्ट हो गया होगा। ये दोनों एग्जाम में पूछता है तृतीया के। जैसे कि और भी एग्जाम्पल से, घबराइए मत, स्पष्ट हो जाएगा, आराम से हम लोग चलेंगे। छात्र गुरुड़ा साकम आगच्छति, साकम, शाकम का प्रयोग हो गया है, तो किसके अंतर्गत? यदि सूत्र पूछ दे तो आप एनांग विकार लिखेंगे। जी नहीं, गलत हो जाएगा, एनांग विकार नहीं यहाँ पे होगा। सहयुक्ते अप्रधानम, सहयुक्ते अप्रधानम में सह, साकम, साधर्म और समम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी क्या प्रयोग हुआ है? यहाँ भी क्या प्रयोग हुआ है? यहाँ साकम शब्द का प्रयोग हुआ। क्या प्रयोग हुआ है? साकम शब्द का प्रयोग हुआ है। चूंकि साकम शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ कौन सा सूत्र हो जाएगा? एग्जाम में सूत्र पूछेगा आपसे, विभक्ति पूछने की कम संभावना रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज सूत्र में होंगे। तो सूत्र हो जाएगा सह युक्ते अप्रधाने, संयुक्ते अप्रधाने। स्पष्ट हो गया? अब डाउट नहीं होगा। अगला हम देख लें उदाहरण। जैसे दुष्ट नहीं होगा, दुष्टय होगा। यहाँ दुष्टय होगा, दुष्टय साधन न गच्छति, गच्छेत, दुष्टय साधनम न गच्छेत, न गच्छेत यानी दुष्टों के साथ नहीं जाना चाहिए। तो साधर्म दिया है, सारधम दिया है, तो ये प्रयोग किसके अंतर्गत होता है? संयुक्त प्रधाने के अंतर्गत होता है। ऐसे मोहन वरुणेन सम क्रीडति, सम का प्रयोग हुआ है। कैसे पहचानेंगे? पहचानने का ट्रिक मैं बता रही हूँ। दिया है समम, समम का प्रयोग किसके अंतर्गत होता है? सहयुक्त प्रधाने के अंतर्गत होता है। तो वरुणेन शब्द दिया है, वरुणेन, वरुणेन में कौन सी विभक्ति है? वरुणेन, वरुणेन में तृतीया विभक्ति है। विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। यदि सूत्र पूछ दे तो अब ये विभक्ति है, न कि सूत्र है। सूत्र क्या हो जाएगा? सहयुक्ते, सहयुक्ते अप्रधाने। क्लियर हो गया होगा? अब इससे प्रश्न क्या क्या बनेंगे मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। आज बस इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी और आप सभी से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।